नमस्कार दोस्तों, द फिजिक्स पोर्टल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप पढ़ेंगे गति के नियम, संवेग और संवेग संरक्षण का नियम। दोस्तों, पहले हम कंसेप्ट समझेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। जड़त्व। एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है गैलीलियो। गैलीलियो ने कहा कि कोई भी वस्तु अपनी विराम अवस्था या गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती, यानी कि हर एक वस्तु अपनी विराम अवस्था या गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। या फिर मैं इसको ऐसा कहूं कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में जो वस्तु विराम अवस्था में है वह विराम अवस्था में ही रहेगी और जो गतिशील अवस्था में है गतिशील अवस्था में ही रहेगी। ठीक है। जड़त्व तीन प्रकार का, विराम का जड़त्व, दूसरा गति का जड़त्व और तीसरा दिशा का जड़त्व। ठीक। विराम का जड़त्व क्या है? सबसे पहले तो आप ऐसा माने कि आप एक बस स्टैंड पर बैठे हैं, किसी बस में बैठे हुए हैं। अब अचानक से बस चलती, ठीक है, आप आराम से बैठे थे, अब अचानक से बस चलती, तो हुआ यह है कि आपके शरीर का जो नीचे का हिस्सा है वो तो बस के साथ साथ गति अवस्था में आ गया, परंतु आपके शरीर का ऊपर का हिस्सा, जो आपके शरीर का ऊपर का हिस्सा, वो विराम के जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही रहना चाहता है, तो वो पीछे की तरफ गिर जाता है। इसीलिए व्यक्ति क्या होता है, पीछे की तरफ ऐसे गिर जाता है। गति के जड़त्व में ठीक उल्टा, बस गतिशील अवस्था में ही अचानक से उसमें ब्रेक लगा दिया गया। अब शरीर के नीचे का हिस्सा तो बस के साथ साथ क्या आ गया, विराम अवस्था में आ गया, और ऊपर का हिस्सा गति के जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में ही रहना चाहता है। दिशा का जड़त्व। अब आप कार से यात्रा कर रहे हैं, किसी शार्प टर्न पर आपने घूमा। अब टर्न पर कार घूमती तो आपने ये महसूस किया होगा कि आप उसकी ठीक अपोजिट डायरेक्शन में झुकते हैं, तो ये दिशा के जड़त्व के कारण होता है। तो जड़त्व क्या है ये आपको क्लियर होना चाहिए कि प्रकृति में प्रत्येक वस्तु अपनी विराम अवस्था या गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। तो जड़त्व एक प्रकार से विरोध का नाम है भैया। जड़त्व एक प्रकार से विरोध है। यहीं से नींव पड़ती है न्यूटन की गति के नियमों की। गैलीलियो का अनुसरण करते हुए न्यूटन ने अपना पहला नियम दिया। न्यूटन ने अपना पहला नियम यह दिया कि यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहेगी और स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। अगर वस्तु चल रही है तो चलती रहेगी अनंत काल तक, रुकी है तो अनंत काल तक पड़ी रहेगी जब तक आप उस पर बल नहीं लगा देते। या फिर हम ऐसा कहें कि यदि वस्तु पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया गया तो वस्तु अत्वरित हो। यदि वस्तु पर बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वस्तु क्या होगी? अत्वरित होगी। या फिर मैं ये कहूं कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में यदि आप ये कहेंगे कि वस्तु एक समान वेग से चल रही है, एक समान वेग से चल रही है या एक समान गति से चल रही है, एक समान गति से चल रही है, तो जब भी वस्तु एक समान गति से चलती है तो उस पर लगने वाला बल का मान शून्य होता है। ये न्यूटन की गति के पहले नियम से आप सीख गए कि वस्तु एक समान गति से चल रही है तो उस पर लगने वाले बल का मान शून्य होगा, पहली कहानी। दूसरी चीज, गति का जो न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है उसकी सहायता से किसकी परिभाषा दी जाती है? तो बल की परिभाषा दी जाती है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम की सहायता से बल की परिभाषा दी जाती है। इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि किसकी सहायता से दी जाती है, तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा दी जाती है। ठीक है भैया। न्यूटन की गति का प्रथम नियम को जड़त्व नियम भी कहा जाता है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व नियम भी कहा जाता है। ठीक है, ये वाली कहानी क्लियर होगी। अब हम पढ़ना चाहते हैं दूसरा नियम, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। और जब आप द्वितीय नियम पढ़ना चाहते हैं
तो द्वितीय नियम पढ़ने से पहले आपको संवेग पढ़ना पड़ेगा। संवेग क्या है? तो संवेग मात्रात्मक रूप में अगर आपको चाहिए तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को आप संवेग कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। जो बहुत कम समय के लिए अगर आप गणना करना चाहें, मान लो कि आप बाइक से जा रहे हैं और एक मच्छर उड़कर आपकी आंख में गिर गया, तो मच्छर का द्रव्यमान और वेग क्योंकि कम समय के लिए लगा ना, तो वो हो गया संवेग। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को आप क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। इसका जो मात्रक है, संवेग का मात्रक, द्रव्यमान के लिए आप किलोग्राम यूज करते हैं और वेग के लिए मीटर सेकेंड पर। ठीक, और इसका जो विमा है यानी विमीय सूत्र है, द्रव्यमान के लिए हम एम और वेग के लिए एल टी इनवर्स 1 यूज करते हैं, तो एम एल टी इनवर्स 1। यह एक सदिश राशि है। ठीक है भैया, ठीक। एक और चीज याद होनी चाहिए कि भारी वस्तु का संवेग अधिक और हल्की वस्तु का संवेग जो है कम होता है। ठीक, क्योंकि यह द्रव्यमान आधारित है। हम ऐसा मान के चलें कि यदि, ठीक है, दो वस्तुओं के जो हैं, यदि दो वस्तुओं के वेग समान हो, वेग समान है तथा द्रव्यमान अलग अलग, यानी हम मान लें कि पहली वस्तु का द्रव्यमान कैपिटल एम है, तो P1 बराबर हमारा हो गया mv और P2 बराबर हो गया ये mv। छोटा m वाला हल्की है और बड़ा m वाली भारी है, तो P1 बाई P2 आप करोगे तो mv बाय mv, इस v से v कैंसिल हो जाएगा, तो कैपिटल M अपॉन m, यानी भारी वस्तु का संवेग अधिक और हल्की वस्तु का संवेग कम होता है। ठीक, तो इस तरह से आपको लॉजिक लगाना आना चाहिए। तो आपको संवेग पता चला कि संवेग क्या है, तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप ये समझिए, जब आप न्यूटन के द्वितीय नियम की बात करते हैं तो द्वितीय नियम ये कहता है आपका कि संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। F बराबर के dp बाई। अब आप इसको अगर सिद्ध भी करना चाहें, किससे कुछ चीज लाना चाहें, तो जैसे देखो d बाई डी टी, पी की जगह आपने mv रख दिया। अब ये पहला और ये दूसरा अवकलन कर दीजिए आप, तो m dv बाई डी टी प्लस v dm बाई डी टी। अब यह दो स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। यदि m नीतांक है, m नीतांक है, तो फिर dm बटा dt क्या होगा? 0 हो जाएगा। यानी कि उस कंडीशन में F बराबर के m, dv बटा dt क्या होता है? त्वरण होता है, ये हो जाएगा। पर यदि v नीतांक है तो ये वाला 0, यानी dv बटा dt 0। तो इस कंडीशन में F बराबर के v dm बटा dt, यानी कि अब ये जो दूसरा नियम है, इससे बल का सूत्र अपने को मिला। दूसरे नियम से क्या मिला? एक तो बल का सूत्र मिला, यानी F बराबर m है। और इसी से ये कंफ्यूजन हो जाता है, इसी से ये कंफ्यूजन हो जाता है कि इसकी सहायता से बल की परिभाषा दी जाती है, जबकि F बराबर m है। ठीक है, ये तभी हो सकता है जब क्या हो? द्रव्यमान नियत हो। द्रव्यमान नियत हो तभी इसको F बराबर m है। इस F बराबर m को क्या न्यूटन की गति का द्वितीय नियम कह सकते हैं? तो हाँ, कह तो सकते हैं, पर उसमें शर्त लागू है। F बराबर m तभी होगा जब m नियतांक हो, नियत हो। ध्यान रखिएगा ये बात, अन्यथा नियम तो आपका F बराबर के dp बाई dt लिख लें या F प्रोपोर्शनल dp बाई dt लिख लें, इस तरह से। तो संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। फिर न्यूटन की गति का जो द्वितीय नियम है वो मूल नियम है, क्योंकि इससे आप पहला भी निकाल सकते हैं, तीसरा भी निकाल सकते हैं।
क्योंकि अगर आप यहाँ त्वरण शून्य कर दे, बल शून्य कर दे मान लो, तो त्वरण ए बराबर शून्य आ जाएगा। देखो अगर आप बल शून्य कर दें तो त्वरण, यदि हम ऐसा करें यहाँ पर, तो यदि एफ बराबर 0 तो ए बराबर 0 हो जाएगा। तो अतः हम ये कहेंगे कि द्वितीय नियम मूल नियम है। ठीक, आपसे पूछा जाए कि भाई न्यूटन की गति का कौन सा नियम मूल नियम है, तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम जो मूल नियम है। और क्यों है? क्योंकि इससे पहला व तीसरा दोनों ज्ञात कर सकते। ठीक, पक्के से ये चीजें अपने दिमाग में बिठा ले भैया। ठीक है, एक चीज और हम पढ़ना चाह रहे हैं जिसको हम कहते हैं आवेग, है ना। हम पढ़ेंगे आवेग। संवेग हमने पढ़ा, अब संवेग के बाद हम पढ़ रहे हैं आवेग। जब अधिक परिमाण का बल कम समय के लिए लगे तो वहां आता है आवेग। आवेग हमारे पास न्यूटन के द्वितीय नियम से निकलेगा। देखो इसका गुणा आप इधर कर दीजिए। ठीक है, तो बल और समयांतर का गुणनफल जो होता है, बल और समयांतर के गुणनफल को आप कहते हैं आवेग दोस्तों, यानी कि एफ डेल टी। ठीक, ये आपका एक प्रकार से, अगर आप द्वितीय नियम से इसको निकालना चाहें तो आप जो है ये हमारे पास जो था इसका गुणा इधर करेंगे तो dp बराबर क्या आएगा, dt। यानी कि आवेग जो है वो एक प्रकार से, आवेग जो है एक प्रकार से संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन। ठीक है, आवेग बराबर होता है संवेग में परिवर्तन। ये बहुत सामान्य सी बात है। और आवेग, ये जो समय अंतराल है ना, भारी बल कम समय के लिए लगे, है ना, भारी बल कम समय के लिए लगे। उदाहरण दे, जैसे आप सर्कस के जो कलाकार होते हैं उनको आपने देखा होगा कि वो या तो जाले के ऊपर कूदते हैं या फिर मोटू गद्दों के ऊपर कूदते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि जब वो जाले के ऊपर कूदेंगे तो क्या होगा, समय अंतराल का मान बढ़ जाएगा। इस समय अंतराल का मान बढ़ जाएगा और बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इससे उनको चोट नहीं लगती। ठीक है, इसी टाइप से जब बात करें हम किसकी, जो हमारे कांच के ग्लास होते हैं, ठीक है, तो जो ग्लास होते हैं, ग्लास ऊपर से नीचे गिरा तो चटक जाएगा पक्के फर्श पर, कच्चे पर नहीं चटकता है। क्यों? क्योंकि कच्चे फर्श पर गिरने से उसका समय अंतराल का मान बढ़ गया। ठीक, आप अगर किसी ऊंचाई से रेत के ऊपर कूदेंगे तो आपको चोट नहीं लगेगी, या लगेगी तो कम लगेगी। डायरेक्ट फर्श पे कूदेंगे तो आपको ज़्यादा चोट लग सकती है। तो ये सारी बातें हैं, ये उदाहरण इसके हैं, किसके, आवेग के उदाहरण हैं। तो आवेग बराबर होता है संवेग में परिवर्तन। आवेग को आप जे से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आवेग का मात्रक वही होगा जो किसका होगा, संवेग का। तो आवेग और संवेग के मात्रक और विमीय सूत्र एक ही हैं। आवेग व संवेग के मात्रक व विमीय सूत्र एक ही हैं। सूत्र एक ही है। ये तो मुख्य बातें मैं आपको बताते जा रहा हूं जो आपके काम आएगी और आपके कंसेप्ट बिल्ड होगा, उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगले बात करते हैं, जो कि तीसरा टॉपिक था आपका, संवेग संरक्षण का नियम। अब जब आप एफ बराबर आप पढ़ा है डीपी बटा डी आपने, तो अब हम ये करें कि यदि बल एफ बराबर 0 है, ये केवल एक कण के लिए बात कर रहे हैं, एक कण के लिए बात कर रहे हैं, तो यदि एफ बराबर हमारा 0 है, एफ बराबर 0 है, तो डीपी बराबर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी पी बराबर आपको मिलेगा 0। ये एक कण के लिए। पर यदि दो कणों की बात करें, दो कणों के बीच में बाह्य बल तो नहीं लग रहा है पर अन्योन्य क्रिया होती है,
तो दो कणों के निकाय की भी हम बात करें तो दो कणों के निकाय के लिए भी आप P1 P2 बराबर 0, यानी कि P बराबर मैं यहाँ पर कह सकता हूँ एक नियतांक, ठीक है, और यहाँ पर भी हम कहेंगे कि ये हो गया आपका नियतांक। संवेग संरक्षण पर आधारित जो चीजें हैं वो है आपका जैसे रॉकेट नोदन। तो रॉकेट नोदन किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो रॉकेट नोदन जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपको दिमाग में लेकर चलनी है। अब एक नियम और जो हमारा बचा है जो गति के नियम में, जिसको हम तीसरा नियम कहते हैं। गति का जो तीसरा नियम है आपका, है ना, गति का तीसरा नियम जो है आपका, उसको भी देख लेते हैं। तो गति का जो तीसरा नियम है हमारा, वो कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अब यहाँ एक भ्रम है, तीसरे नियम में भ्रम है। पहले भ्रम की बात कर। भ्रम ये है कि हमें अक्सर ये लगता है कि क्रिया पहले आती है उसके बाद प्रतिक्रिया आती है। तो ये भ्रम है आपका, क्रिया व प्रतिक्रिया एक साथ होती है। आप किसी को भी क्रिया और किसी को भी प्रतिक्रिया बोल सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। और यहां से एक बात है कि बल जो है, ठीक है, बल जो है युग्मों में लगता है, यानी जोड़ों में लगता है। बल युग्मों में लगता है, बल कभी अकेला नहीं लगता है, जोड़ों में लगता है। अब एक प्रश्न और लोगों के मन में आता है कि भाई जब बल क्रिया प्रतिक्रिया है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। तो यहां ध्यान रखना कि जो न्यूटन के तृतीय नियम में जो बल लगता है, न्यूटन के तृतीय नियम में क्रिया प्रतिक्रिया बल, क्रिया प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तुओं पर लगता है। क्रिया प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तुओं पर लगता है। ध्यान रखना है बिल्कुल पक्के से कि भाई क्रिया प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तुओं पर लगता है, इसलिए कैंसिल नहीं करता है। बल युग्मों में लगता है, क्रिया और प्रतिक्रिया एक साथ होती है ना। तो अच्छा, इसमें किसी को भी क्रिया और किसी को प्रतिक्रिया बोल सकते हैं। भ्रम ये है कि क्रिया पहले आती है और प्रतिक्रिया बाद में आती है, झूठ है। इन सब बातों को आपको लेकर चलना है, ठीक। अगर आप टोटल नेट देखें आप फार्मूले के हिसाब से तो आप जीरो कर लोगे, F12 बराबर प्लस F माइनस F12। पर ये जो यहाँ माइनस जो दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है? ये दिशा को दिखा रहा है, जो कि विपरीत दिशा को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेते हैं तो अपने को समझ आती है कि हमने जो पढ़ा वो क्या है। देखो, मैं बहुत फास्ट और कम समय में बहुत ज़्यादा कराने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। खींचने को तो मैं गति के नियम को ही एक दिन खींच सकता हूँ, मतलब 4-5 लेक्चर तक खींच सकता हूँ, पर इतना उलझने का कोई मतलब नहीं है ना। सब आप लोग विद्वान हैं। सबसे पहला आप लोगों का प्रश्न है कि न्यूटन के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है? संवेग संरक्षण का, जड़त्व का, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या ऊर्जा संरक्षण का नियम? तो शुरुआत में ही हमने आपको बता दिया था कि भाई इसको किसके नाम जाना जाता है? जड़त्व नियम के नाम से जाना जाता है। किसी वस्तु पर बल कार्य कर रहा है, केवल वेग बदलेगा, केवल संवेग बदलेगा, केवल द्रव्यमान बदलेगा और संवेग और वेग दोनों बदले। तो किसी वस्तु पर बल कार्य कर रहा है, अगर बल लग रहा है तो वेग बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। और यदि वेग बदल गया, है ना, यदि वेग बदल गया, वेग बदल गया तो संवेग ऑलरेडी बदल गया, P बराबर mv होता है, तो संवेग और वेग दोनों ही बदलेंगे। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? अब ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और समझ लें कि जब आप संवेग और गतिज ऊर्जा, संवेग की बात करें तो संवेग होता है P बराबर mv और गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है K बराबर 1/2 mv वर्ग, ठीक। यहाँ से V का मान अगर निकालें तो P बटा m होगा, तो K बराबर 1/2 m, यहाँ मान रखेंगे V का तो P वर्ग बटे m वर्ग, इस वर्ग से ये m कैंसिल हो गया, तो P वर्ग बराबर इस 2 का गुणा इधर कर दो तो 2km, तो P बराबर √2km, ये सूत्र है। अब हमारे पास ये जो सूत्र है इसका उपयोग हम हर बार कर लिया करेंगे। संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध परमानेंट हो गया, √2km। अब आपसे कहा गया कि यदि किसी वस्तु का संवेग 2 गुना कर दिया गया, यानी 2p कर दिया गया,
संवेग 2 गुना कर दिया गया तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, है ना। संवेग हमारे पास 2 गुना कर दिया गया, तो अगर हम संवेग के रूप में गतिज ऊर्जा के रूप में निकालें तो k बराबर p वर्ग बटे 2m है ना, ऐसे कर लें इसको। अब आपसे बोला गया कि संवेग 2 गुना है तो संवेग को डबल करेंगे, तो p वर्ग की जगह 2p हो जाएगा, 2p यानी कि 4p वर्ग बटे 2m। तो कितने गुना हो जाएगा भैया, 4 गुना हो जाएगा। ठीक, गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। यदि किसी वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है तो निम्न में से कौन सा सत्य है। वस्तु स्थिर है, बल कार्य नहीं कर रहा है यानी त्वरण शून्य है, तो वस्तु स्थिर है, एक बात तो सही होगी। वस्तु समान वेग से गति कर रही है, ये बात भी सही होगी। तो वस्तु त्वरित गति करेगी तो त्वरण तो हो ही नहीं सकता अगर स्थिर है तो क्या हो गया, 1 और 2 दोनों ही सही है। अगले प्रश्न, यदि 1 किलोग्राम की वस्तु 4 सेकंड तक 5 न्यूटन का बल लगाया जाए तो वस्तु का अंतिम संवेग होगा। हमारे पास वस्तु का द्रव्यमान है 1 किलोग्राम, समय है आपके पास 4 सेकंड और बल है आपके पास 5 मिनट। ठीक है, अब बताओ वस्तु का अंतिम संवेग। संवेग का सूत्र P बराबर mv होता है, तो पहले हमें v पता लगाएं। ठीक है, तो जब तक हमारे पास v नहीं है हमारा मामला नहीं बन सकता है भाई, हमारे पास सबसे पहले तो v चाहिए। तो आपका ये बोला 1 किलोग्राम वस्तु 4 सेकंड तक 5 न्यूटन का बल लग रहा है, तो वस्तु का अंतिम संवेग हमको चाहिए। तो चलो सबसे पहले हम बात करें कि F बराबर हो गया हमारे पास ma बराबर 5 मीटर, तो a बराबर 5 बटा 1 यानी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण हो गया। अब हमारे पास त्वरण है, समय है, ठीक है, और बल लगाया जा रहा है, तो अंतिम संवेग आपको चाहिए। तो द्रव्यमान, अब देखो ये हो गया वेग में परिवर्तन बटा समय, तो वेग आपका हो गया 5। ठीक है, अगर हम इसका समाकलन भी कर लेंगे तो 5t करके, एक मिनट इसको कर लेते हैं, dv बराबर 5dt है ना, तो इसका समाकलन कर लेंगे तो v बराबर हो जाएगा 5t और t हमारे पास है 5, तो 5 20 और अब 20 गुणा आप क्या कर देंगे mv करके, तो 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसका उत्तर हो जाएगा, ये संवेग हो जाएगा अंतिम। अगला प्रश्न है आपका, 500 किलोग्राम की एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इसे रोकने के लिए 1000 न्यूटन का बल लगाया जाए तो कार कितने समय में रुक जाएगी। अब 500 किलोग्राम की कार है, कार का द्रव्यमान दिया 500 किलोग्राम और उसकी जो चाल है वो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं, तो 5/18, 18 दूनी 36 यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है। इसे रोकने के लिए बल लगाया गया 1000 न्यूटन का, 1000 न्यूटन का बल लगाकर उसको रोक दिया गया यानी v बराबर 0 कर दिया गया। अब आपको समय चाहिए, तो पहले एक काम करो, F बराबर ma से त्वरण भी आ जाएगा और F बराबर ma से त्वरण आ जाएगा, m आपका हो गया 500 इंटू ये हो गया 1000, अब 500 दूनी 1000, तो a आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारे पास बल, हमारे पास त्वरण है, वेग है और वेग है, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और त्वरण। समय चाहिए, पहला समीकरण लगा दो, v बराबर u प्लस AT, सॉरी u तो v तो आपका फाइनल 0 है, u आपका हमारे पास 10 है, a हमारे पास चूंकि रोका जा रहा है तो वो नेगेटिव ही जाएगा -2t, तो t बराबर 10/2 कर दीजिए, 2 5 10, 5 सेकेंड। अगले प्रश्न पर आते, यदि किसी वस्तु का संवेग 3 गुना कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। अभी हमने बात कर ली थी, P बराबर √2m के, ये सूत्र हमने सदा सर्वदा के लिए बना लिया, तो P वर्ग बटे 2m गतिज ऊर्जा के लिए। अब हमने क्या कहा, संवेग को 3 गुना करना है यानी 3p का वर्ग बटे 2m, क्या आ गया भैया 9p वर्ग बटे 2m, कितना गुना 9 गुना हो गया। आप कंपटीशन देने जा रहे हैं, सीधा वर्ग कर लीजिएगा, संवेग दिया जाए तो 3 का वर्ग 9। अगले प्रश्न, यदि कोई वस्तु 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, इसे 5 सेकंड रोकना है, 5 सेकंड में रोकना है, तो आवश्यक न्यूनतम बल का परिमाण क्या होगा यदि वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है। हमारे पास द्रव्यमान है, वस्तु 50 मीटर पर सेकंड से चल रही है, समय आपके पास 5 सेकंड है, अब आपको रोकना है तो v बराबर 0 हो गया। पहले त्वरण निकाल लेते हैं, तो v बराबर u प्लस AT,
प्यारे विद्यार्थियों v आपका 0 है और u हो गया हमारे पास 50 और इसको रोक रहे हैं तो माइनस a इंटू 5, तो a इज इक्वल टू 50/5 यानी कि 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका त्वरण हो गया। अब न्यूनतम बल का परिमाण चाहिए तो F बराबर होता है ma, तो द्रव्यमान हमारे पास 20 किलोग्राम और त्वरण हो गया 10, 20 दूने 20 में 10 का इंटू 200 न्यूटन का बल लगेगा। इतना बढ़िया प्रश्न था। किसी वस्तु पर 5 किलोग्राम की वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, घर्षण बल 25 न्यूटन कार्य कर रहा है, तो वस्तु कितनी दूरी में रुक जाएगी। ठीक है, तो किसी सतह का जो द्रव्यमान है वो है आपका 5 किलोग्राम और वस्तु जो चाल है वो है 20 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पर घर्षण बल कार्य कर रहा है जो विपरीत दिशा में लगता है वो है आपका 25 न्यूटन, और वस्तु की कितनी दूरी जाकर रुकेगी, तो F बराबर हमारे पास ma हो गया 25 और m है हमारे पास 5a 25, 5 5 25, a बराबर आया बच्चा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारे पास u है और रोक भी दी अपन ने, कितनी दूरी पर जाके रुकेगी, तो v बराबर 0। ठीक है, अब हमारे पास तीसरा समीकरण लगा दिया, v वर्ग u वर्ग प्लस 2as, क्योंकि ये घर्षण बल विपरीत दिशा में लगता है तो माइनस में लीजिएगा, तो v हमारा 0 हो गया, u वर्ग हमारे पास है 20 का वर्ग माइनस 2a इंटू एस, ये आ गया 400 बराबर 10s, 10 से कैंसल 40 मीटर। अगले प्रश्न पर आते हैं। 2 किलोग्राम की कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, यदि 2 सेकंड में 5 न्यूटन का बल लगाया जाए तो अंतिम वेग क्या होगा। वेग चाहिए आखिरी में। 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है, 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। ठीक, अब 2 सेकंड में 5 न्यूटन का बल लगाया और बल लगा उसमें 5 न्यूटन। अब आपको चाहिए कि अंतिम वेग क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से त्वरण आ जाएगा F बराबर ma, तो m हमारे पास है 2, F बराबर ma यानी 2, a बराबर 5, तो a हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको चाहिए यहाँ पर त्वरण वेग तो v बराबर u प्लस 80, तो u हमारे पास 10 है, a हमारे पास 2.5 है और t हमारे पास 2 है, ये हो गया 5 और 10 15 मीटर पर सेकेंड। अगले प्रश्न पर आते हैं। यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए और उसी बल से खींचा जाए तो वस्तु का त्वरण क्या होगा। अब देखो, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना करना है, 2 गुना, है ना। पहले तो हम लिख लिया F बराबर हमारे पास ma है, मान लो F1 बराबर, अब उसी बल से खींचा जाए, बल वही है, F1 वही रहना चाहिए। अब आपको कहा गया कि द्रव्यमान 2 गुना है और बल नहीं बदले, तो द्रव्यमान आपने डबल कर दिया और उत्तर ए में आना चाहिए, तो त्वरण क्या हो जाना चाहिए, आधा हो जाना चाहिए। तो वस्तु का त्वरण क्या हो जाएगा, आधा गुना हो जाएगा, a/2 से a/2 काटेंगे वापस ए में आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में मैंने बहुत फास्ट काम किया है, आपको कॉन्सेप्ट भी समझाया है और क्वेश्चंस भी फास्ट आपको करवाए हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल प्रश्न होते नहीं है और कंपटीशन के हिसाब से हम आपको सिखा रहे हैं, तो आपको समझ भी आना चाहिए, धीमी धीमी गति से करने का कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।